प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था परिशुद्धता क्या होती है, वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं, यथार्थता क्या होती है और सार्थक अंक क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। देखो, रासायनिक संयोजन के नियम हम किसको कहेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो जिन नियमों का पालन करती है उन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है और वो जिन जिन नियमों का पालन करती हैं उन नियमों को हम कौन से नियम बोलते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम या रासायनिक संयोग के नियम। इसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं। अपनी बुक में सिर्फ द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ की अविनाशिता का, पदार्थ की अविनाशिता। क्या बोलते हैं? पदार्थ की अविनाशिता का नियम। यानी इसमें पदार्थ का विनाश नहीं होता है। इसका कहने का अर्थ ये होगा। देखो, ये नियम क्या कहता है? नियम दिया किसके द्वारा था? देखो, जो रसायन विज्ञान का जनक था लेवोजियर के द्वारा दिया गया। एंटोनी लगा रहे हो तो एंटोनी लगा सकते हैं कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन लेवोजियर ने किया। ये सिद्धांत कहना क्या चाहता है? देखो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है तथा न ही नष्ट, यानी कुल द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। देखो क्या कहता है? इस नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है तथा न ही नष्ट होता है। इस नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है तथा न ही नष्ट होता है, अर्थात कुल द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। कुल द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो, इस नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते तथा न ही नष्ट कर सकते, यानी कुल द्रव्यमान होता है वो सुरक्षित रहता है। ये बात कौन कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी पदार्थ की अविनाशिता का नियम। यानी पदार्थ का विनाश नहीं होता है। जो कुल द्रव्यमान अभिकारकों का था वही द्रव्यमान उत्पादों का होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। बराबर होता है। देखो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका एक दूसरा नाम है पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लेवोजियर। ये पहले भी आया था लेवोजियर। लेवोजियर कौन है?
आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है। कौन है? लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, इस सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियमानुसार, नियम मानो या सिद्धांत मानो, नियम ही लेके चलते हैं वैसे, इस नियमानुसार द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते तथा न ही नष्ट कर सकते। न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता द्रव्यमान को, ये सिद्धांत क्या कहता है, यानी ये नियम क्या कह रहा है कि इस नियमानुसार द्रव्यमान को न तो हम उत्पन्न कर सकते तथा न ही नष्ट कर सकते, अर्थात कुल द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। दूसरे शब्दों में कहें कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर, या उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता। देखो ये CaCO3 है, अपने पास एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, ये टूटती है CaO प्लस CO2 में। कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो 40 होता है। क्या होता है? 40। ये परमाणु भार जस्ट ही आगे बताएंगे आपको कि किस किस के कितने होते हैं मुख्य रूप से। जस्ट ही आगे वाला टॉपिक यही है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार इसका कितना है? 40। कार्बन है, कार्बन का होता है 12। वैसे परमाणु क्रमांक 6 सुना होगा आपने, किंतु परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का 1 का 16 तो 3 के 16 किए 48, यानी टोटल कितना हुआ? 100 ग्राम हुआ। कितना हुआ? 100 ग्राम। अब देखो यहाँ कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, कितने हुए? 56। अब देखो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, यानी कितने हुए? 44 हो गए। कितने हो गए? 44। और 56 और 44 को जोड़ेंगे तो कितने आए वापिस? 100 ग्राम। यानी पहले एक पदार्थ था, फिर कितने हो गए? 2, किंतु कुल द्रव्यमान पहले कितना था? 100 ग्राम, और अब भी कितना है? 100 ग्राम। यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हुआ कि इस नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते तथा न ही नष्ट कर सकते, अर्थात कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे एक अभिक्रिया का उदाहरण लिया हमने, CaCO3 है, इसका टोटल द्रव्यमान कितना? 100 ग्राम। फिर 2 बड़े Ca और CO2, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का भार है 56 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। 56 और 44 को जोड़ा तो भी 100 ग्राम आए। यानी पहले भी द्रव्यमान कितना था? 100 ग्राम, और अब भी कितना है? 100 ग्राम। यानी कुल द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आया। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। प्रतिपादन किसने किया? लेवोजियर। अगला देखो, दूसरा जो नियम है वो स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम। देखो स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन करने वाला है प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट है। वैसे इसका नाम प्राउस्ट ऐसे लिखा हुआ भी मिलता है और ऐसे लिखा हुआ भी मिलता है, प्राउस्ट। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादक कौन है इसका? प्रतिपादक, सिद्धांत देने वाला कौन है? प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट भी होता है इसका पूरा नाम, जोसेफ प्राउस्ट। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? जोसेफ प्राउस्ट ने किया। ठीक है, ये कहता क्या है? ये नियम देखो, इस नियमानुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात इस नियमानुसार
नियमानुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। यानी निश्चित होता है, निश्चित होता है। क्या कह रहा है देखो, इस नियमानुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है या निश्चित होता है, चाहे यौगिक को किसी स्रोत या विधि से प्राप्त किया जाए, विधि से प्राप्त किया जाए। जैसे कोई यौगिक है उसको हम कृत्रिम विधि से प्राप्त करें, चाहे उसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त करें, दोनों कंडीशन में उसमें द्रव्यमानों का अनुपात है, यानी उसका जो संगठन है वो हमेशा निश्चित रहेगा। इसी कारण इसका एक नाम और पड़ गया, निश्चित संगठन का नियम। निश्चित संगठन का नियम क्या पड़ गया इसका नाम? निश्चित संगठन का नियम। देखो इस नियम के बारे में पूछे तो कैसे लिखेंगे कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा किया गया। प्राउस्ट भी लिख सकते हो अकेला। इस नियमानुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात निश्चित होता है, चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया गया हो। किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त करें, यानी संगठन चेंज होने वाला नहीं है। इसी कारण इसे निश्चित संगठन का नियम कहते हैं। जैसे हम ये मान के चलें कि अमोनिया है, अमोनिया को कृत्रिम विधि से चाहे प्राकृतिक विधि से प्राप्त करो, इसमें एक नाइट्रोजन यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम जो एक नाइट्रोजन होती है वो 14 ग्राम के बराबर, और एक हाइड्रोजन 1 ग्राम के बराबर, यानी टोटल कितना होता है 3 ग्राम। ये कह सकते हैं कि 17 ग्राम जो अमोनिया है उसमें 14 ग्राम तो क्या होगी नाइट्रोजन और 3 ग्राम क्या होगी हाइड्रोजन होगी। चाहे ये अमोनिया कहां से भी लाओ, किसी भी देश से, किसी भी विदेश से, कहां से भी लाओ, किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, चाहे लेब के अंदर बनाओ इसको, चाहे प्राकृतिक रूप से प्राप्त करो, इसमें ये जो अनुपात है यानी जो संगठन है फिक्स, वो हमेशा निश्चित रहना। चाहे वो प्रतिशत में ले लो, चाहे वो अनुपात में ले लो, चाहे वो ग्राम में ले लो, किसी में ले लो, संगठन निश्चित ही रहना है। तो क्या कह रहा है? किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है या हमेशा स्थिर रहता है, चाहे यौगिक को किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त करें, किसी भी विधि से बनाओ, चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, इसमें जो तत्व हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। इसी कारण इसका नाम पड़ा स्थिर अनुपात का नियम। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कॉपर कार्बोनेट का, इसको क्यूप्रिक कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक कार्बोनेट। CuCO3 है। देखो इसके 2 नमूने, प्राकृतिक नमूना भी होता है, प्राकृतिक नमूना, और एक होता है कृत्रिम नमूना। यानी इसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त करें या लेबोरेटरी के अंदर यानी प्रयोगशाला में बनाएं। दोनों स्थिति में कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन के जो मात्रा है यानी इनका जो प्रतिशत है वो हमेशा क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। इनका जो प्रतिशत संगठन मान लो, इनका अनुपात मान लो, वो हमेशा क्या रहेगा? स्थिर। ये मान लें जैसे यहाँ कॉपर है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये सारे मिलाकर के कितने हैं? 100% है। कितने हैं? 100। और ये भी कितने हैं? 100 है टोटल। अब इसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा में चेंज नहीं आएगा, चाहे प्राकृतिक नमूना हो चाहे कृत्रिम नमूना। इसमें जो कॉपर होता है वो 51.38% के आसपास होता है। ये प्रतिशत संगठन आपको आगे एक टॉपिक है प्रतिशत संगठन, उसमें निकालना बताऊंगा। अब यहाँ इसका निकालने का औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें प्रतिशत संगठन निकालने पर बात नहीं हो रही है कि प्रतिशत संगठन समान रहता है या समान नहीं रहता है।
तो इसमें 51.38% कॉपर कार्बोनेट के अंदर क्या होगा, कॉपर होगा। चाहे ये कोई भी कॉपर कार्बोनेट हो, चाहे किसी भी लैब के अंदर हो, चाहे किसी भी प्राकृतिक स्रोत से मिल रहा हो, इसके अंदर 51.38% क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। और कृत्रिम नमूना है उसमें भी 51.38% क्या मिलेगा, कॉपर। इसके अंदर जो कार्बन है वो 9.74% मिलेगा और इसके अंदर भी कार्बन वही मिलेगा 9.74%। जो बच गई वो मात्रा किसकी हो गई, ऑक्सीजन की। तो 51 9 ये हो गए, बाकी बच कितने गए इसके, 51 9 को जोड़ दो 100 से घटा लेंगे, 51 और 9 कितने हुए, ये 60 के आसपास हुए। जो पीछे का बचा है 39 मान लो, कितने के आसपास बचा है, 39 के आसपास, 38 या 39 बचा है। जितना भी बचा है टोटल योग क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। जोड़ करके दोनों को 100 से घटा लेना, बाकी बची हुई प्रतिशत मात्रा किसकी आ जाएगी, O की। अब जोड़ के देख लो एक बार, ये सारे 100 आ रहे हैं क्या, 51.38, 9.74 और 39.5, 8 4 12, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 1 16, 9 2 18, 19 20, 8 2 10, यानी 100.62 आ गया। यानी 62 पॉइंट, इतना थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है तो ये थोड़ा सा कम आ जाएगा। मान लो ये 38 पॉइंट कुछ या 39 पॉइंट पे 51 है, क्योंकि ये कितना जा रहा है ये, तो ये 38 पॉइंट मान लो 91 ले ले, मान लो इसको, फिर 38.91, क्योंकि ये 100 से ज्यादा क्रॉस कर रहा है तो इसको कितना ले लें, 38.91% ले लूं, 38.91% ले लिया। कितना ले लिया, इतना ले लिया। ये तो अंदाज से बताया था मैंने, 39 38 क्या, तो ये 39 के आसपास आ गया, तो 39 से ऊपर लिया। अब जोड़ के देख लो वापिस, 51.38, 9.74 और 38.91, तो 8 4 12 1 13, 7 3 10, 10 और 9 19, ये टोटल आ गए 0 10, आगे टोटल 38.91। यानी कॉपर जो कार्बोनेट होता है उसको चाहे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करो चाहे कृत्रिम नमूने से, उसमें 51.38% क्या रहेगा, कॉपर, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे वो प्राकृतिक हो। कार्बन रहेगा 9.74% और जो ऑक्सीजन है उसको रहेगा 38.91%। यानी टोटल मात्रा 100% रहेगी और इसमें प्रत्येक तत्व के द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा, हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे वो प्रतिशत संख्या में हो चाहे वो अनुपात में हो। तो इस बात को हमें ध्यान रखना कि इस नियमानुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है या निश्चित रहता है। इसे हम स्थिर अनुपात का नियम बोलते हैं। इसका प्रतिपादक कौन है, प्राउस्ट। उदाहरण आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है कि जो कॉपर कार्बोनेट है, कौन है, कॉपर कार्बोनेट है, ये इसका प्राकृतिक कौन सा है, प्राकृतिक नमूना, और ये इसका कृत्रिम नमूना। प्राकृतिक और कृत्रिम नमूनों में दोनों में क्या रहेगा, अनुपात समान। जैसे अमोनिया को ले लिया मैंने, ये अमोनिया है, क्या है, अमोनिया है। अमोनिया में बताया था कि नाइट्रोजन है वो कितने ग्राम है, नाइट्रोजन है वो 14 ग्राम है और हाइड्रोजन है वो 3 ग्राम। उसी तरह से जैसे CO2 ले लिया, CO2 के अंदर 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम क्या मिलेगी, 32 ग्राम ऑक्सीजन। चाहे वो CO2 कहां से भी प्राप्त की जाए, कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कि जो यौगिक होता है वो चाहे प्राकृतिक स्रोत से मिल रहा है चाहे वो कृत्रिम नमूना, उसमें क्या होता है कि जो तत्व है उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहता है, हमेशा स्थिर। देखो इस नियम को एक बार वापिस देख लो कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया, प्राउस्ट ने किया, जोसेफ प्राउस्ट ने किया। इस नियमानुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है।
इसे निश्चित संगठन का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? निश्चित संगठन का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित संगठन का नियम। उदाहरण कॉपर कार्बोनेट का दिया, जिसकी हमने अलग अलग प्रतिशत मात्रा ली, किस किस की? कॉपर की, कार्बन की और ऑक्सीजन की। आज अपना रासायनिक संयोजन का टॉपिक पूरा नहीं हुआ, इसके आगे भी नियम आएंगे। गुणित अनुपात का नियम आज पूरा नहीं हो पाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। गुणित अनुपात का नियम, गेलुसेक का गैस के आयतनों का नियम, अवोगाद्रो का नियम, कई नियम पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही काफी है। 2 नियम हमने पढ़े, कौन कौन से? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा कौन सा है? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है।